कस्तूर चंद जी वर्मा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो आए थे, और उस समय मेरी दादी ने उनकी आरती उतारी थी ये कहकर कि सुराजी घर आए हैं। मन बड़ा भावुक हो जाता है जब उन बातों को याद करता हूँ। बाबूजी हाथ से काते गए सूत को ही पहनते थे, चरखा साथ में रखते थे 24 घंटे, और धीरे धीरे उनने मुझको भी आदत डाली कि मैं हाथ कते सूत का ही कपड़ा पहनूं। तो उतना सूत मैं नहीं काट पाता था, या हम घर में उतना सूत नहीं काट पाते थे कि हम सबके पूरे कपड़े हो जाए, पर जितनी लटें निकल जाती थी उसको तकवे में लपेट करके और ले जाना और खादी भंडार में देना और उससे कुछ कपड़े ले लेना, सस्ताई थी। 1947 तक पिताजी थोड़े स्थिर होने लगे गांव के माहौल में, खेती किसानी देखने लग गए थोड़ी। उसके बाद उनने अनाज का धंधा शुरू किया। 1952 तक अनाज का धंधा इतना चला कि मेरे अपनी परवरिश के लिए 3-3 नौकर रहते थे। 10-10, 15-15 महिलाएं चावल साफ करा करती थीं। उस समय धान को चावल बनाकर और पूर्ति करने का काम होता था। एक सेठ थे कन्हैया लाल जी, उनके साथ बाबूजी का कारोबार चलता था। अचानक सेठ जी की मृत्यु हुई और सेठ जी के किसी संदर्भों को लेकर के उस व्यवसाय का जो घाटा आया 17,000 रुपये का उस जमाने में, वो पिताजी के सिर पर आ गया। गांधीवादी थे, किसी का 1 रुपया रखना नहीं चाहते थे। पूरी ज़मीनें मट्टी मोल बेची उनने, घर के जेवर बेचे, बर्तन बेचे। मैं याद है मुझे अच्छी तरह से 50 रुपये एकड़ गांव की ज़मीनें बेची और वो पैसा लोगों का पाई चुकाया। उसके कारण पूरे वाराणसी तहसील में बाबूजी को छोटा गांधी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, तपस्वी, त्यागी, ऐसी जनमान्यता मिल गई थी। जहां भी जाते थे वो बड़े वंदनीय हो गए थे। बहुत ज़्यादा लोग उनके पीछे चलने लग गए थे और मैं उनके साथ चला करता था। साइकिल सीख ली थी, वो एक साइकिल पर, एक छोटी साइकिल पर हम। बाद में पिताजी ने व्यवसाय की दृष्टि से कुछ और करना चाहा, किंतु पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हुआ कि हम सारे व्यवसायों में कोई भी सफल नहीं हो पाए। न काका हमारे सफल हो पाए, न पिताजी सफल हो पाए, और दाने दाने को मोहताज हो गए। सुबह खाना मिल गया तो 2 दिन शायद खाना न मिले। एक कपड़ा पहनना, उसी कपड़े में उसी को धोना, रात को तौलिया लपेट कर सोना, दूसरे दिन उसी को पहनकर स्कूल जाना। और ये क्रम चला कम से कम 1952 से लेकर के 55 तक, बिल्कुल अभावग्रस्ता में। ट्यूबलाइट के नीचे जाके पढ़ाई करना। पहली बार लाइट लगी थी वाराणसी में। कुछ मित्रों के यहाँ से कापी किताब ले लेना, उनसे पढ़ाई कर लेना। और मैं 6वीं तक तो मैंने बालाघाट में मामा जी के पास पढ़ाई की। 6वीं के बाद उन दिनों 6th क्लास होती थी, 4थी हिंदी होती थी। 6th क्लास से मैं वाराणसी पिताजी के पास आ गया, क्योंकि उस समय बालाघाट में प्लेग फैला था बड़ा ज़बरदस्त और लोगों का पलायन हो रहा था। तो मेरे चूँकि काका और पूरे 5 भाइयों में उनके मैं अकेला पुत्र था, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए गांव ले आए और वहाँ से फिर मेरी पढ़ाई लिखाई वाराणसी में शुरू हुई। और वो अभाव के दिन थे। अभाव के दिनों में मैंने ये देखा कि आज़ादी के मिलने का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो क्षेत्र था, वो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दरकिनार किए जाने लग गए। और अचानक ऐसे लोगों की बाढ़ आई सत्ता के निकट या अधिकारियों के निकट कि जो अवसर का भरपूर लाभ उठा रहे थे और उनके हालचाल में वो चारित्रिक गिरावट में देखने लग गया, जो मेरे लिए गांधीवादी परिवार में पलने के कारण असहनीय मुझे लग रहा था। इतना असहनीय लग रहा था कि मैंने उनको कभी शराब पीते देखा तो मैं हैरान हो जाता था कि इतना बड़ा व्यक्ति ये क्या कर रहा है। उसकी चारित्रिक गिरावट देखता था तो लगता था कि कहाँ जा रहा है ये। और वो सब कांग्रेस के निकट आने की कोशिश कर रहे थे। उनने पदों को प्राप्त करना शुरू कर दिया था। शनय मेरे मन में एक वितृष्णा का भाव, उस समय की जो पौध आई अचानक कांग्रेस में सामने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दरकिनार करते हुए,
उनके प्रति एक वितृष्णा और घृणा का भाव पैदा होने लगा। उसी समय मैंने अपने शहर में देखा कि एक स्थान पे कुछ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। मैं भी 6th-7th का विद्यार्थी था और उन्हें मस्ती में खेलते देखकर मेरे मन में आया कि मैं अपने मोहल्ले में भी झंडा लगा के क्यों ना खेलूं। तो मैंने तिरंगा झंडा गाड़ कर और अपने मोहल्ले के अपने उम्र के साथियों को लेकर के खेलना शुरू किया। अचानक एक सज्जन हाफ पैंट पहने करीब 25 साल के युवक मुझसे आकर कहने लगे कि यहाँ इन बच्चों के साथ खेलने के बजाय आप हमारे यहाँ जो बच्चे खेलते हैं उनके साथ खेलिए। हम तो ये भगवा ध्वज लगाते हैं और भगवा ध्वज तो मंदिरों में लगता है, आपने देखा होगा, चलिए हमारे साथ रहिए। मैं वहाँ गया तो मुझे उनकी चारित्रिक ऊंचाई काफ़ी दिखाई दी। वे थे, अभी हैं वो, श्री शरद गोवर्धन, बिलासपुर के रहने वाले हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होकर वहाँ पहुँचे थे वाराणसी में। बड़ा उज्जवल धवल विमल चरित्र उनका। उनने पूरी नर्मदा की परिक्रमा कई बार की है, जो बात की बात मुझे पता लगी। अविवाहित रहे और बहुत बड़े जमींदार बिलासपुर के। सारी संपत्ति छोड़कर वो सामाजिक संगठन के लिए संघ के प्रचारक बनकर निकल गए थे। मैं उनके समीप जैसे जैसे आता गया मेरा आकर्षण संघ के प्रति बढ़ता चला गया। और उसी समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जमाना शुरू हो गया था। मैं चूंकि आज़ादी के लड़ाई के परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, युवक था, तो मेरे मन में आज़ादी के इतिहास के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण था। मैंने जब यशपाल का सिंहावलोकन पढ़ा, भगत सिंह की फांसी की गाथाएं देखी, मेरे जो प्राचार्य थे दादूलाल जी पारीवाल, वो आज़ादी का आल्हा लिखते थे और वाराणसी के आसपास जो घटनाएं घटी थी उसको उनने बड़े भावुक स्वरों को देते हुए आल्हा लिखा था और ऐसा लगता था कि जैसे सारी घटना सामने आ रही हो। उस दौर को, उस त्याग को, उस बलिदान को, जिसमें एक कारीबाई नामक महिला थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसके साथ जो अंग्रेजों ने व्यवहार किया था, उसका मैं वर्णन तो कर ही नहीं सकता, असभ्यता हो जाएगी वो उसका वर्णन करना। इतना उसको शारीरिक यातना उसको दी गई थी, उसके शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं छोड़ा था जहां अंग्रेजों ने उसको यातना न दी हो। वहाँ जो फायरिंग हुई थी वाराणसी में, उसमें किसी का कान कट गया था, कोई मर गया था, कोई घायल हो गया था और लोगों की थालियों को लात मारते हुए उनको घर से निकाल कर पकड़ करके ले जा करके जेल में डाला गया था। मेरे सामने घटना थी। उससे मैं विचलित था काफ़ी। और उसके बाद जो ये मैंने देखा एक पौध आते सत्ता के निकट कांग्रेस के नाम पर, तो दोनों में मैं ये देख रहा था कि ये कौन लोग हैं जो आज सत्ता के पास जा रहे हैं, इनका तो कोई योगदान नहीं रहा देश की आज़ादी में, अचानक ही कहाँ से आ गए और ये क्यों आए? जब इनके इतने सारे शौक हैं तो इन्हें कहीं और रहना चाहिए। भाई साहब, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिए गए और उनको देखकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषण, उस समय मेरे राजनीतिक चेतना का भाव मुझ में जागृत हो चुका था। डांगे जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके भाषण पढ़ना, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को जानना, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये मेरे आदर्श हुआ करते थे। और मैं गाता था, जब मुझे लगता था कि आज़ादी के गीत गाने चाहिए तो बस्ती के पास एक नाला बहता था, वहाँ जाकर मैं और मेरे एक मित्र थे जयकृष्ण ब्रह्मे, हम लोग खूब खुल के गाया करते थे और संघ के संस्कारों को मैं आत्मसात करते जा रहा था। उसमें एक बात जो मुझे ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी वो थी चारित्रिक ऊंचाई की। जो प्रचारक थे वो कभी उनके यहाँ भोजन बनता था, नहीं बनता था, कभी चने खा लिया उनने, कभी मूंगफली खा ली, वो प्रायः मूंगफली खा के अपना दिन काट लेते थे प्रायः। और कभी कभी जब मेरे घर में अभाव रहता था और मेरे पास भी भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी तो बड़े प्रेम से बेसन भूंज कर उसमें नमक डालकर, थोड़ी सी मिर्ची डालकर हम लोग बेसन का हलवा खाते थे। वो हमारी बड़ी बेशकीमती डिश हुआ करती थी।
1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद दूसरे प्रचारक आए संघ के सुंदर सिंह सफरवार, अभी हैं वो, और छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। बड़ा पितृतुल्य स्नेह उन्हें देना, मगर जितने नजदीक मैं संघ के पास गया उतना ही आक्रोश मेरे पिताजी का मेरे प्रति बढ़ता चला गया। मैं परिवार का अकेला लड़का था, उनको लग रहा था कि मैं उनके आशाओं का केंद्र हूं। वो इतने नाराज होने लग गए कि एक दिन उनने संघ स्थान पर, हमारे घर में बंदूक थी, वो बंदूक उठा करके संघ के प्रचारक पर तान दी कि मेरे घर को तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम गोडसे हो, तुमने गांधी को मारा है, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बाबूजी बहुत अहिंसक व्यक्ति थे, पर उस दिन उनकी क्रोध की सीमा सारी टूट गई थी, हिंसक हो गए थे बहुत ज़्यादा। बड़े मुश्किल से हमारे मामा, जिनको हम कहते थे नगर पालिका के अध्यक्ष कस्तूर चंद जी वर्मा, वो उनको मना करके लाए। तब तक मैं 9th और 10th की परीक्षाएं निकाल चुका था। मेरे गुरु जो थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, और मेरी हिंदी के प्रति वो थोड़े से बड़े आकर्षण के शब्द मुझे बताया करते थे, इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो। तो मेरी भाषा का परिमार्जन शुरू हो चुका था। हम लोग बिल्कुल मराठी प्रदेश से लगे हुए भूखंड के हैं, तो मेरी ध्वनि में समावेश तो मराठी का है, पर मेरे लेखन में कोशिश ये रहती है कि हिंदी प्राधान्य भाषा का उपयोग हो। मैंने संस्कृत भी ली। 10th तक मैं बोथ मैथ्स, बोथ साइंस, गणित और विज्ञान का छात्र रहा। 10th में मेरे हिंदी के जो मुझे प्यार करते थे, प्रयाग नारायण जी झा मेरे बड़े पूज्य गुरुदेव थे, और दादूलाल जी पारीवाल, उनके संगीत के गीत, इन सब ने मुझे 10th में पास करने के बाद मैट्रिक में हिंदी लेने बाध्य किया। और फिर मैं डिबेट में जाने लग गया। मेरी शैली से स्कूल में कुछ खुशी होने लग गई लोगों को। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई और मैट्रिक का रिजल्ट आया, तो मेरे पिताजी ने मुझे लाइसेंस फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर LMP, इसमें एडमिशन के लिए नागपुर में प्रवेश की व्यवस्था करा दी। अब जैसे दूसरे दिन निकलना है, तो पिताजी ने कहा कि देखो बबन, एक बात है, तुम जा तो रहे हो पढ़ने के लिए, पर हमको मालूम है कि वो RSS का अड्डा है नागपुर। यदि तुम वहां गए तो हम ये मानेंगे कि तुम हमारे लड़के ही नहीं हो, तुमको वहां से दूरी रखनी पड़ेगी। बड़ी कटु भाषा में उन्होंने कहा। तो मैं बड़ा आहत हुआ कि मेरे पिता हैं, ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने कहा कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मैंने तत्काल अपना बिस्तर उस्तर खोल दिया, सारा सामान जो पैक हुआ था वो उतार दिया। मेरी दूसरी माँ इस बीच आ चुकी थी, बड़ी देवी थी अश्लेखा बाई। मेरे लालन पालन में उनने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे मेरे मामा ने, काकी काका ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसी मेरी बाई ने मुझे पढ़ाने में, बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। 15-20 दिन गुजरे। अचानक मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना नौकरी करके पढ़ लूं। तो उन दिनों मन में एक विश्वास था कि मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। लालबर्रा एक स्थान है वाराणसी से थोड़ी दूरी पर, छोटा कस्बा है, अब तो बड़ा कस्बा हो गया। वहाँ एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की जगह निकली। उन दिनों मैट्रिक पास विद्यार्थी भी अंग्रेजी शिक्षक हो जाता था, अंग्रेजी विषय का। जैसे मैंने आवेदन किया, मुझे इंग्लिश टीचर का अपॉइंटमेंट मिल गया। 73 रुपये सैलरी थी। अब मैं वहाँ चला गया। शहर जो था वो वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर पर मैच कराता था। श्री नंदकिशोर शर्मा, जो बाद में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, MLA रहे कई बार, वो वहाँ के प्रमुख थे। जब मैं वहाँ शिक्षक होकर गया तो मुझे मकान चाहिए था किराए का रहने के लिए। रोज आना जाना संभव नहीं था वाराणसी से। वहाँ कुंवारे को कोई मकान नहीं देता था। अब बड़ी मुश्किल हो गई कि मुझे मकान कैसे मिले। तो एक मंदिर में पुजारी ने मुझसे कहा कि एक खोली खाली है, तुमको हम दे देंगे, पर एक शर्त है, मंदिर के दोनों समय जब आरती होगी तुम्हें घंटी बजाना पड़ेगा। तो 6 महीने में मंदिर में रहकर रोज पूजा के समय घंटी बजाया करता था, और 10 रुपए किराया था।
वहाँ से फिर मुझे लगा कि पिताजी की मैं बहुत सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, गरीबी के दिन चालू हो चुके थे बहुत बुरी तरह से। तो मैंने अपने गांव के पास बरबसपुरा के पास एक आरंभा स्कूल था, वहाँ ट्रांसफ़र करवाया। जनपद के मेरा स्कूल था वो जनपद के अधीन था। वहाँ मैं साइकिल से रोज जाया करता था और खेती में स्वयं करता था। तो खेती का मुझे बारीक से बारीक काम मालूम। मैंने दलदल में रोपे लगाए, मैंने खार लगाई, मैंने जुताई की, मैंने हल चलाए, मैंने धान कटने के बाद मिजाई की, मंडी में ले जाकर धान बेचा। धान बेचकर जब मैं पैसे लाकर पिताजी को देता था तो पिताजी बहुत खुश होते थे। बड़े अभाव के दिन थे मिर्जा मसूद जी। मैं आपसे बताऊं कि हम लोगों को वो दौर याद आता है 3-4 साल 5 साल का, तो लगता है कि ईश्वर पता नहीं कैसा नाराज़ था हम लोगों से। पर एक बात है, मुझे इस बात का गर्व है अपने पिता पर कि उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हम लोग 2-2 दिन फाके मस्ती में रह गए, भूखे रह गए। पास पड़ोस में अम्मा जी रहती थी, खातून बी कुछ ला के दे देती थी खाने के लिए। एक ठाकुर जगन्नाथ सिंह थे, उनके यहाँ से फुआ, हम उनकी पत्नी को फुआ कहते थे, वो ला के दे देती थी। सत्तू खा खा के हम लोगों ने 2-3 दिन गुजारे। उसके बाद मुझे लगा कि किसी बड़े शहर में जाना चाहिए ट्रांसफ़र करा के, जहाँ मैं ट्यूशन से पेट भर लूँ और मेरी पूरी तनख्वाह पिताजी को मिल जाए। तो मैंने तिरोड़ी ट्रांसफ़र कराया। वो एक मैंगनीज माइंस का शहर था। मुझे सौभाग्य से एक अंग्रेज को, जो वहाँ का जनरल मैनेजर था, हिंदी पढ़ाने का की ट्यूशन मिल गई और मुझे वो 100 रुपये देने लग गया। उस समय तक मेरी तनख्वाह 93 रुपये हो गई थी। तो पूरी तनख्वाह मैं वाराणसी में खर्च कर लेता था और वो 100 रुपये के ट्यूशन से मैं अपना खर्च चला लेता था, पैसे बच जाते थे। फिर वहाँ से रहते रहते मैंने इंटर किया छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से। उसी समय योगानंदन साहब को मैं वो गाड़ी में बिल्डिंग बनाते देखता था। वो अपनी चक्री चलाते थे, कार को बैलगाड़ी जैसा जोत कर, और सीमेंट का गारा बनाते थे वो। उसके बाद मैंने बीए किया सागर से बीए करने के बाद मेरे मन में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी, हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी। उसमें उन्होंने प्रेमचंद की बड़ी आलोचना की थी। तो मुझे बड़ा कोफ्त हुआ। मेरे वाइस चांसलर थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और मैंने उनकी काफ़ी तीखी आलोचना अपने पेपर में कर डाली। मुझे एक दिन हॉस्टल में ठहरे थे हम, आचार्य नरेंद्र देव वर्मा हमारे साथ थे उस समय, रायपुर के स्वामी आत्मानंद जी के छोटे भाई। उन्होंने कहा, भाई ये बबन प्रसाद, ये रोल नंबर किसका है? मैं खड़ा हुआ, नाम क्या है? बबन प्रसाद। बोले, आपको वाजपेयी जी ने याद किया है। उनके कमरे में घुसने की अनुमति नहीं थी, कांपता था आदमी जाने में। डरते डरते हम गए। बोले, उन्होंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? बता दिया। बोले, क्यों? प्रेमचंद बहुत पसंद आते हैं और हमसे बड़ी घृणा है तुम्हें। हिंदी पढ़ो, ठीक से पढ़ो, केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा। आ गए, वापस लौट कर आए। बीएड का ऑर्डर आया। बीएड करने के लिए नहीं, पहले एमए इकोनॉमिक्स में करने गए। वहाँ हुल्लड़ हो गई, छात्रों की आंदोलन हो गया, पूरे पर्चे हो नहीं पाए, प्रथम वर्ष करके छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर एमए प्रीवियस। फिर जबलपुर की यात्रा शुरू हुई। शिक्षकी से बीएड का ऑर्डर आया। 20 दिन बाद हमारे एक मित्र ने हमको वो ऑर्डर दिया, ये कह के छिपा लिया था कि तुम चले जाते तो मैं अकेला कैसे रहता। 20 दिन बाद ऑर्डर मिला तो श्री आत्मानंद जी वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे, उनने कहा कि हम एडमिशन नहीं दे सकते। बड़े मुश्किल से माने वो। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, 300 रुपये दाखिले के दो। अब मेरे पास 100 रुपये थे, मैं कहाँ से दाखिला देता। तो एक भोजनालय में भोजन करते करते एक सज्जन ने मेरी व्यथा देखी। उनका नाम है पंडित रामशंकर अग्निहोत्री। आप यहाँ आया करते हैं, पत्रकार हैं, प्रचारक थे उस समय संघ के। उन्होंने कहा, क्या करोगे गुरुजी बनकर? चलो तुमको पत्रकार बना देते हैं। और वो ले जाकर युद्धधर्म में उन्होंने मुझे खड़ा किया। मेरी पत्रकारिता की यात्रा वहाँ से शुरू हुई। कुछ दिनों के लेखन में मुझे उत्साह पैदा होने लग गया। तो एक दिन वहाँ के एक हेडमास्टर साहब, महाकौशल हाई स्कूल, बड़ा पुराना हाई स्कूल था, सीताराम विश्वकर्मा ने कहा कि मैं युवक तुम्हें देखने आया हूँ, तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, अच्छे पत्रकार बनोगे, पर क्या तुम्हारे जीवन में कभी अवसर ऐसा भी आ सकता है जब तुम सोचो कि अब क्या लिखूं?
मैंने कहा ऐसा अवसर नहीं आने दूंगा। मैं जीवन में जब तक मेरे हाथ में कलम है और मेरा मस्तिष्क काम करता रहेगा, मैं लिखता रहूँगा। मेजा भाई, तब से मैं आज तक सीताराम विश्वकर्मा जी की उस बात को हृदय में, मन मस्तिष्क में बिठाल कर लिख रहा हूँ। इस दौर में पिताजी की आयु वार्धक्य में वो फिर मेरे पास आ गए। हम दोनों पिता पुत्र ने समझौता किया। उनके सामने मैं कांग्रेस की बात नहीं करता था। वो मेरे यहाँ आने वाले मेरे मित्रों से कोई विरोध की बातें नहीं करते थे। रायपुर में हमारा जब का समय कटा, जबलपुर में भी रहे हो मेरे पास। जबलपुर में मैंने बड़ी ऊधमबाजी की पत्रकारिता की और उस हौसले के साथ की। मैं पहले तो लॉ कॉलेज में जब मैं था तो मैं छात्र नेता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नावलेकर मेरे सहपाठी, फखरुद्दीन साहब जो उच्च न्यायालय बिलासपुर में रहे वो मेरे जूनियर, जस्टिस नायक जो यहाँ से रिटायर होकर गए उड़ीसा उच्च न्यायालय में थे, वो हम लोग तीनों एक बेंच वाले, मैं, नावलेकर जी और प्रकाश नायक जी। और हम लोगों में कंपटीशन होता था कौन टॉपर रहेगा। अच्छे पढ़ते थे, मैं नौकरी भी करता था। छात्र नेता के रूप में शरद यादव हमारे साथ, हमारे जूनियर थे, पर उनके एटी-केटी के मामले में हम लोग उनके साथ जेल चले गए। 4 दिन हमको जेल में रहना पड़ा। पर हमारे वाइस चांसलर इतने सहृदय थे, पिता जैसे थे, डॉक्टर राजबली पांडे, वो जेल में आकर बैठ गए कि जब तक मेरे बच्चे नहीं छूटेंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और रात को 11 बजे चौथे दिन उन्होंने हम लोगों को अपने अपने घर भिजवाया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुओं के प्रति कितनी, माने जो आज हम देखते हैं स्थिति और कैसा गुरुओं का भाव रहता है, हम लोगों ने बहुत सताया होगा उनको आंदोलन के दौरान, पर उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर पत्रकारिता करते करते मैं चला गया वकालत के पेशे में। पत्रकारिता में मैंने सरकारें उलट दी। 2 सरकारें मेरे हाथों गई मेरी रिपोर्टिंग से। 3 चुनाव मैंने निपटाए, विधानसभा के, लोकसभा के। जगमोहन दास जी उस समय जीवित थे। उनने उलाहने में कह दिया कि बबन मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, ला सकते हो तो इस क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय लाओ। तो मैंने उस उम्र में इंदिरा जी से, जो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी थी नेहरू जी के सहायता के लिए, उनसे आग्रह करके नेहरू जी से बात करा करके जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखवाई। नेहरू जी को जानने और उनको समझने के लिए मैंने, जब नेहरू जी का भाषण कहीं पास पड़ोस होता था तो साइकिल से यात्राएं की थी। मैंने 40-40 किलोमीटर साइकिल से नेहरू जी को सुनने की यात्राएं की हैं। टुकड़ो जी के भजन जानने की यात्राएं की हैं। मैं कव्वाली रोज रात भर जाग कर सुना करता था। कव्वाली से मुझे बड़ा प्यार था। मेरे शहर वाराणसी में कव्वाली एक दस्तूर है। दुर्गा उत्सव, हर दुर्गा उत्सव में कव्वाली अनिवार्यता होगी, आज भी नियम है। मेरे घर के पास यारखां बाबा की मज़ार है, वहाँ कव्वाली। संस्कारों में पिताजी चूंकि हरिजन सेवकों के बीच में काम करते थे, तो मुझे भी हरिजनों के बीच जाना पड़ता था और हम लोगों ने कभी जात पात नहीं मानी। पिताजी को ब्राह्मणों ने जात से निकाल दिया था कुछ दिन के लिए, तो बड़े पिताजी ने, पिताजी के बड़े भाई ने उस जमाने में 100 रुपये का दंड देकर पिताजी को फिर से जात में करवाया था। पिताजी तैयार नहीं थे, बड़े मुश्किल से, पर वो संस्कार हमारे मन पर आज भी हैं। हमारे परिवार में ये छोटी बात कभी स्थान नहीं ले पाई कि कौन किस जाति का है। बच्चों में भी नहीं है, आज छोटे बच्चों में भी नहीं है। पत्रकारिता की बात आपने की, स्पीच, 2 बातें हैं। एक तो बार काउंसिल से विशेष अनुमति लेकर के आपने वकालत शुरू की, तो ऐसी कौन सी घटना थी कि आपने वकालत को तर्क किया? हुआ कुछ ऐसा, देखिए 3 घटनाएं हुई उस दौरान। हुआ कुछ ऐसा कि एक बहुत बड़े, देखिए जबलपुर की तासीर बताऊं मैं आपको, या तो वहाँ पहलवान है या बुद्धिजीवी है। पूरे शहर में पत्थर मारे तो लोग कहते हैं या तो किसी कवि पे पड़ेगा, या लेखक को पड़ेगा, या पहलवान पे पड़ेगा। एक पहलवान थे, बाद में मंत्री भी हो गए। वो सट्टे का कारोबार, जुए का कारोबार चलाते थे और उनके प्रतिद्वंदी उन्हीं के एक समाज भाई थे। उनसे झगड़े में उनने उस पहलवान पर, इन नेताजी ने तेजाब फेंका। वो तेजाब उस पहलवान पे ना पड़ के उसकी छोटी 7 साल की बच्ची पर पड़ गया, तो उसके आंखों के जो बॉल्स हैं ये गाल पे आके लटक गए।
मैंने उसका बड़ा भयानक वर्णन प्रस्तुत किया समाचार पत्र में। दूसरे दिन उच्च न्यायालय से मुझे मेरे संपादक को नोटिस आ गया कि आप 11 बजे अदालत में आइए। बोले ये अमेरिकन पैटर्न ऑफ जर्नलिज्म है, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप ने सुबह की सत्यानाश कैसे कर दी हमारी, आपको क्या अधिकार है? तब मुझे पता लगा कि उच्च न्यायालय इतना संवेदनशील भी है कि वो ये लोगों के मन को व्यथित करने वाली खबरों को इतने विभत्स रूप में नहीं देखना चाहता। पर जिस घटना ने मुझे पत्रकारिता छोड़ने बाध्य किया वो एक बहुत ही गंदे लड़के के द्वारा कन्या विद्यालय के सामने वस्त्र उतार कर उन बच्चियों को गंदी हरकतों से प्रभावित कर बुलाने की कोशिश जो की, उसकी शिकायत जब प्राचार्य ने की तो लड़का गिरफ्तार हुआ। तो एक न्यायाधीश थे कोतवाल साहब, उनके चाचा उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के बाद में चीफ जस्टिस हुए कोतवाल साहब। वो न्यायाधीश तब तक बार रूम में, और मैं श्रमिक आंदोलन में भी था, और मैं नैतिक मूल्यों के लिए जाना पहचाने जाने वाला पत्रकार माना जाता था जबलपुर में। उस समय तक मैं पत्रकार संघ का महामंत्री भी था उस समय। तो मजिस्ट्रेटों के बीच में ये धारणा थी कि शाम को रिपोर्टिंग करते हैं, मैं उनकी रिपोर्टिंग लेने भी जाता था। जब मैं उस केस में खड़ा हुआ तो मुझसे मजिस्ट्रेट ने कहा, भवन जी आप इस केस में, इतनी चारित्रिक गिरावट वाले केस में आप? और उसके 3 दिन पहले मैंने बलात्कार का एक केस कोर्ट में लड़ा था। उन दोनों केसेस में मुझे लगा कि मुझसे कहीं बड़ी भारी गलती हो रही है। मैं चरित्र के लिए जाना जाने वाला व्यक्ति चारित्रिक गिरावट के केसेस में वकील बनकर के नाम कमाने जा रहा हूँ, फौजदारी के मुकदमे ले रहा हूँ, हिंसा के मुकदमे ले रहा हूँ। तो मेरे पत्रकारिता के मेरे घर ने मुझे वापस बुला लिया, मैं वापस लौट गया। मैंने वकालत छोड़ दी केवल इसलिए कि उस क्षेत्र में सिवा शत्रुता बढ़ाने के, मेरे एक मित्र की हत्या हो गई थी उसी दौर में, उसके चेलोनी कर दी थी। ये सब देख देख करके मन ऐसा खट्टा हुआ वकालत से कि मैंने फिर वकालत से नमस्ते कर ली। आपने जो पत्रकारिता की वो बहुत दिलेरी के साथ में की, साहस के साथ। एक दौर था हमारे देश में, उत्तर की तरफ हमारे आतंकवाद जब बढ़ गया था, आपने उसके खिलाफ लिखा तो आपको धमकियां वगैरह मिली थी। वो उस वक्त की कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद हैं? देखिए, हुआ ये कि मैंने आपसे जैसे कहा कि अराजक राजनीति देश में आज़ादी के बाद शुरू हो चुकी थी और अवांछनीय तत्व राजनीति में पदों की प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा रहे थे। वो उन लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस की जो परंपरा वाली व्यवस्थाएं थीं, परंपरावादी जो परिवार थे, उन पर डोरे डालकर उनको भी प्रभावित कर डाला कि वो इनके इशारों पर चलें। स्थिति ये बन गई कि जातिवादी राजनीति आ गई, धन की राजनीति आ गई, भ्रष्टाचार की राजनीति आ गई। नेहरू जी जैसे व्यक्ति को मुद्रा कांड में कृष्णमाचारी वित्त मंत्री को हटाना पड़ा। उसके बाद जब इंदिरा जी आई तो इंदिरा जी के लिए भी ऐसे चापलूसों का गिरोह पैदा हो गया था कि इंदिरा इज इंडिया और मेरी चमड़ी की जूती यदि बन जाए इंदिरा जी के वस्त्र में तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी कहने वाले राजनेता कांग्रेस के साथ आ गए। लोहियावादी संघर्ष करने वाले स्वर खत्म हो चुके थे। मधुलिमी वगैरह थे, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे, ये लोग थे। अपने क्या अशोक मेहता तो जा चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी टूट चुकी थी 3 भागों में। तो विरोध की राजनीति लगभग समाप्त हो गई थी और धनबल बाहुबल ये शुरू हो चुका था। इस बाहुबल में अचानक पंजाब में एक घटना घटी कि कुछ दिनों तक मास्टर तारा सिंह और फतेह सिंह जी इनने पृथक पंजाब राज्य का आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन 1960 के दशक तक पूरा चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे मंदा पड़ गया। अचानक एक फिर वो ज्वाला भड़की और भिंडरवाले के समूह के नाम पर पंजाब को भारत से अलग करने की, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, कोशिशें शुरू हुई तो निश्चित रूप से
पत्रकार के नाते और देश की अखंडता और एकता के लिए चिंतित रहने वाले व्यक्ति के नाते मेरा जो सोच था, आज भी है वो, कि देश के टुकड़े ना हो। हमने पत्रकारिता को यदि वर्ण किया है, पत्रकारिता को यदि स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी ताकत है, पर उसके साथ उसका कर्तव्य बोध भी उतना ही है। बिना कर्तव्य बोध के पत्रकारिता का मूल्य ही क्या है? कोई मूल्य नहीं। हमें अपना कर्तव्य ये याद रखना चाहिए कि हम हमारे समाज के लिए हैं, हम अपने देश के लिए हैं, हम अपने गरीब, पीड़ित और उस भीड़ के आखिरी व्यक्ति के लिए हैं जो समझे कि पत्रकार उसका सच्चा मित्र है। साहित्य पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी छोटी दो बातें जानना चाहते हैं कि एक तो आपने अपने पिताजी का विरोध किया था तो एक तमाचा पड़ा था जी, और दूसरा जब आपके पैर में चोट लगी थी तो उस वक्त आपकी दूसरी माता थी, कौन थी? जी, जी, जरा जी। उसको थोड़ा सा उसका जिक्र कर। हुआ ये, पहले मैं वो पैर के वाली बात कर लूं क्योंकि उसके बाद का वो तमाचे वाला घटनाक्रम था। हुआ ये कि मेरे पिताजी, मैं बालाघाट से माताजी के पास रहने आ गया था और मेरी माँ और पिताजी एक किराए का मकान लेके रहने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि पान खाने का शौक था हमारी बाई को, तो बोले जाओ पान ले आओ। खुले पान मिलते थे, लेने गए तो लौटते समय किसी घर में बारात आई हुई थी। उसका दूल्हा साइकिल चलाते कहीं जा रहा था, पास में किसी के यहाँ किसी दोस्त को बुलाने के लिए। उस दूल्हे ने साइकिल चला दी पैर पर मेरे, तो मेरा आधा पैर करीब करीब कट गया उसके चेन के टुकड़े से, और मैं बेहोशी हालत में एक होटल में ले जाया गया जीजाबाई के। वहाँ से अस्पताल ले जाया गया, वहाँ बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद घर लाया गया तो मेरी माँ ने, बाई जिसको मैं कहता था, करीब करीब 2 वर्ष मुझे जांग पर ही शौच कराना, जांग पर नहलाना, जांग पर धुलाना, बिस्तर से उठा करके भोजन कराना। उस समय यदि वो मेरी परवरिश ना करती तो शायद मैं आज दुनिया में ना होता। मैं आज जो भी कुछ हूँ उसमें मेरी मामी, मेरी काकी और मेरी माँ, इन 3 की सबसे बड़ी भूमिका है जो मैं आज संसार में हूँ। उसके बाद बाई ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी किसी अभाव में रहूँ। यदि मुझे जरा सा भी कोई छेड़ता था तो वो उस पर काफ़ी जोर से नाराज हो जाती थी। इतना अपनापन बाई का मेरे प्रति हो गया था। मैंने उन्हें कभी दूसरी माँ नहीं कहा। आज भी मेरे घर में आप जहाँ भी पाएंगे बाई की फ़ोटो पाएंगे या पिताजी की फ़ोटो पाएंगे। उन लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया मेरे लिए। दूसरी घटना जो हुई, मैंने आपसे बताया कि मैं मैट्रिक में था उस समय। शहर में आगट्राय लगा। आगट्राय लगा तो कांग्रेस की म्यूनिसपैलिटी थी, मामा जी हमारे म्यूनिसिपल के अध्यक्ष थे, जिनको मामा जी कहते हैं, कस्तूर चंद जी वर्मा। स्कूल के टीचरों ने शालीनता से पढ़ाना जारी रखा था। अचानक संघ के हमारे कुछ मित्रों ने, जो उस समय जनसंघ में भी काम करने लग गए थे, स्कूल बंद करा दिया ये कह करके कि हमको आगट्राय का विरोध करना है, इससे स्कूल की कापी पुस्तकें महंगी हो जाएंगी। बिना सोचे समझे हम लोगों ने वो जुलूस निकाल लिया शहर में। और हम चूंकि स्कूल के कुछ इने गिने सक्रिय छात्रों में थे, हमारी भूमिका बड़ी हो गई थी, डिबेट कंपटीशन में भाग लेते थे। तो तय ये हुआ शाम को कि भाई दोनों पक्ष गांधी चौक में अपनी अपनी बात रख दें, आगट्राय क्यों जरूरी है, आगट्राय क्यों जरूरी नहीं है। तो नगरपालिका अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय सभा बुला ली, मामा जी ने, हमारे वर्मा जी ने। सभा शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि भाई राधा किशन जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, महामंत्री हैं कांग्रेस के, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि इस शहर के विकास के लिए आवश्यक है। तो पिताजी का भाषण हुआ। भाषण में पिताजी ने कहा कि हमने देश की आज़ादी शांति से ली है, हम हर समस्या का समाधान शांति से करेंगे। ये बिल्कुल गलत है कि हम सड़क पर निकल जाएं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के सड़कों पर उतार दें। ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी को शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जानते हैं इसमें कौन कौन गुंडे हैं, ऐसा करके उनने इशारा किया। सभा का संचालन जो कर रहे थे उनको पता नहीं क्या शरारत सूझी। वो कांग्रेस के नहीं थे और भाजपा, उस समय जनसंघ के भी नहीं थे, वो कुछ इंडिपेंडेंट आदमी थे। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद उनका बेटा इस बारे में क्या सोचता है वो बोलेगा।
तो मिर्जा मसूद जी, मुझे जो बात खटक गई थी वो आक्राय से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं व्यापारी नहीं था, मेरी कॉपी किताब का कोई झमेला नहीं था। मुझे एक बात जो खटक गई बाबूजी की कि हमने आज़ादी शांति से ली। मैं शहादत को जानता था देश की, मैं सुभाष चंद्र बोस को जानता था, मैं उन क्षणों को जानता था कि पिताजी बाई की अंत्येष्टि करने नहीं आ पा रहे थे, मेरी माँ की। मैं जानता था कि बीरी कसार का कान गोली से कटा हुआ है, वो बैठा था सामने। मैं जानता था कि कारी बाई जिसके गुप्तांगों में बांस डाले गए थे, उसकी क्या व्यथा हुई थी, कैसी दुर्दशा मरी थी बेचारी, वो उसी समय मर गई थी वो। तो मेरे भाषण को मैंने यहीं से शुरू कर डाला। बाबूजी गलत बोलते हैं, छोटी उम्र थी, होश नहीं कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बाबूजी गलत बोलते हैं, आज़ादी शांति से नहीं मिली, आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। भगत सिंह फांसी पर लटक गए, सुखदेव फांसी पर लटक गए, अशफाक उल्लाह फांसी पर लटक गए, सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं है कहाँ गए। रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, कैप्टन सहगल को देख लीजिए, ऐसा करते करते। और मैंने कहा, क्या बाबूजी इस बात को अपनी जीवन की शांति मानते हैं कि बाई की अंत्येष्टि के लिए उनको समय नहीं मिला? जेल से अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, क्या इनके जीवन की शांति है? क्या कारी बाई का सड़क पर मारा जाना जीवन की शांति है? ऐसा बोला है मैंने, वो कारी बाई का नाम लिया मैंने, और बाबूजी खड़े हुए और एक तमाचा कस के मेरे गाल पर मार दिया उन्होंने। सभा भग हो गई, भगदड़ मच गई, पत्थर चालू हो गए, पुलिस वाले हमको पकड़ के ले गए और अकेला थाना था उसमें डाल दिया 10-12 लोगों को। सबसे कम उम्र के थे हम, बाकी सब महारथी थे शहर के। फिर हमारे जो मामा जी थे नगर पालिका अध्यक्ष, वो रात को 10 बजे छुड़ा के अपने घर ले गए। पिताजी तो इस पक्ष में भी नहीं थे कि उनके पास मैं वापस भिजवाया जाऊं। दूसरे दिन मुझको घर पहुंचाया गया। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती गई कि हम लोग एक के बाद एक कठिनाइयों में फंसते चले गए। और फिर मेरे एजुकेशन का वो दौर शुरू हुआ जिसमें पिताजी के साथ मेरे लिए तो चलते रहे राजनीति, पर जैसे जैसे पिताजी की आयु बढ़ने लग गई और पिताजी की बीमारियां शुरू हो गई हार्ट की, तो मैंने फिर अपने आप को, अपनी विचारधारा को समेटते हुए मैंने ये प्रण किया कि बाबूजी के सामने कभी मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि बाबूजी यहाँ थे जब रायपुर आए मेरे पास, तो तरुण चटर्जी वार्ड मेंबरी का चुनाव जीते थे। तो बाबूजी ने उनको गोद में उठा के नाच डाला, हार्ट के पेशेंट होते हुए। मेरे घर के सामने कांग्रेसियों की भीड़, ढोल धमाके बज रहे हैं और बाबूजी तरुण को लेके नाच रहे हैं। वो दृश्य मैंने देखा। मेरी शादी में करीब करीब 400 लोग, वारासिनी बालाघाट से सारे किसान, कांग्रेस के नेता, सारे के सारे लोग, और मैं अकेला। तो उस समय एक नारा चला, कांग्रेस की बारात में जनसंगी दूल्हा। शादी जब हुई मेरी जीवन संगनी जो थी वो भी कांग्रेस परिवार की थी। रामनाथ जी पाठक जो मेरे नाना ससुर, वो जबलपुर सराफा के अध्यक्ष, उसके बाद हमारे दूसरे मेरे जो उनके पुत्र जो है वो अध्यक्ष रहे। आजकल मेरा साला अध्यक्ष है वहाँ का, सराफा का, जबलपुर का। 3 पीढ़ियों से सराफा के अध्यक्ष चले आ रहे हैं। उतने बड़े घर में शादी हो गई, मेरे घर में खाने के लाले। उनके साथ कंघी चोटी कराने एक महिला आ गई थी, मेरी श्रीमती की। मेरे पास तनख्वाह नहीं इतनी कि मैं अपना पेट भर सकूं या अपनी पत्नी का, और वो महिला कहाँ से पालता। उसको वापस किया मैंने। ससुर कहते थे ये अजीब दामाद मिला है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, कभी जेल चला जाता है। ससुर बड़े परेशान थे, नाना ससुर हमारे। पर कुंजी लाल जी दुबे जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके अभिन्नतम मित्रों में से थे, और जस्टिस टीपी नायक, तारणी प्रसन्न नायक, वो उनको समझाते रहते थे, भवन में एक चीज़ है ना, चरित्र से गिरा हुआ तो नहीं है, चरित्र से ठीक है ना, खड़ा हो जाएगा अपने पैर पर। और मिर्जा मसूद जी, उसी चरित्र ने मुझको रायपुर युग धर्म का संपादक बनवाया। मेरे दस्तूर करने में न्यायमूर्ति टीपी नायक के लड़के दिलीप नायक और एक विष्णुदयाल जी भार्गव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े नामी एडवोकेट जबलपुर के, वो सारे लोगों ने ये शादी करवाई थी। तो मैं उनके सम्मान की भी बड़ी चिंता करता था। और मेरे जो संपादक थे, जिनको मैं देवता से कम नहीं मानता, जो अभी हैं पंडित भगवतीधर वाजपेयी, वो मेरे आदर्श। वो जब अटल बिहारी वाजपेयी
अर्जुन में संपादक हुआ करते थे, तब उनके वो सह संपादक थे। अर्जुन के बाद पिताजी की सम्मान की भूमिका मैंने उनको रखा। वो मेरी सारी अखबारी परवरिश के मेरे संरक्षक रहे। उनने मुझको इतना हौसला दिया कि पत्रकारिता के बड़े जज्बे वाले कारनामे मैंने कर दिखाए और उससे अखबार की लोकप्रियता भी बढ़ी और मेरे प्रति और मेरे संपादक के प्रति शहर में एक बहुत बड़ा भाव पैदा होता रहा। वाजपेयी जी अग्रलेख लिखते थे तो नगर निगम की राजनीति बदल जाती थी। 2-2, 3-3 महापौर उनके एक अग्रलेख से बदल गए और वही जज्बा उनने मुझ में पैदा किया कि मैं जब रिपोर्टिंग करने लग गया तो द्वारका प्रसाद मिश्रा और श्यामाचंद की राजनीति मैंने बदल दी। मैं द्वारका प्रसाद मिश्रा इसके बावजूद मुझको अपने चुनाव प्रचार में रिपोर्टिंग के लिए निष्पक्ष पत्रकार के रूप में ले जाया करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। कुंजीलाल जी दुबे मुझे अपना दामाद मानते थे। वहाँ के जो महापौर थे वो कई बार मजाक में कहा करते थे, हमारे शहर के दामाद हो और दामाद बड़ा अविश्वसनीय प्राणी होता है, तुम्हें देखकर तो ऐसे ही लगता है, मजाक में कहा करते थे। क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग में कंप्रोमाइज़ नहीं की, मैंने समझौता नहीं किया। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपसे बताऊं, मुझे इतना विश्वास मिल गया था न्यायपालिका में भी कि न्यायाधीश फैसला देते देते अनाउंस करने के दौर में ही तत्काल अपने फैसले की अंग्रेजी कॉपी सामने रख देते थे, कहते थे कि लो नोट्स ले लो। जस्टिस नवीन चंद द्विवेदी जस्टिस होने के पहले विधि सचिव थे और विधि सचिव के पहले वो सत्र न्यायाधीश थे जबलपुर के। सत्र न्यायाधीश के रूप में मैंने उनके कई मुकदमों की रिपोर्टिंग की। वो जब विधि सचिव होकर भोपाल चले गए तो वहाँ से एक रात 11 बजे उनका फ़ोन आया कि भवन सिविल लाइंस यानी हाई कोर्ट के बाद का पूरा इलाका जहाँ कलेक्टर एसपी के बंगले हैं, यहाँ के सारे टेलीफोन डेड हैं। कोतवाली में कोई जिम्मेदार आदमी फ़ोन उठा नहीं रहा है जबलपुर के, तुम तत्काल जाओ कलेक्टर और एसपी से मेरी बात कराओ। भोला नाम के एक आदमी को फांसी दिए जाने वाली है सुबह 4 बजे। यदि वो फांसी पे लटक गया तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। उसकी फांसी रोकने के आदेश आ गए राष्ट्रपति भवन से। तो मैंने कहा सर मैं जाता हूँ। और हमारे अखबार के दफ्तर से कलेक्टर का बंगला और एसपी का बंगला कम से कम 4-5 किलोमीटर था। बरसात जैसी बारिश हो रही थी, ठंड के दिन थे। मैं अब तो खैर कुर्ता पजामा पहना करता हूँ, पर बुशर्ट पैंट मेरी आम ड्रेस रही है। साइकिल चलाते पहुँच गए उनके यहाँ। कलेक्टर साहब को बुखार था। उन्होंने कहा कि उनकी मेम साहब बाहर आई, उन्होंने कहा कि साहब को बुखार है। मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, लॉ सेक्रेटरी कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। तो उन्होंने उनको बताया। तो नायडू साहब थे कलेक्टर, बाहर आए। उन्होंने कहा कहो भवन कैसे आए तुम? मैंने उनको सारी बातें बताई। बोले अच्छा ठीक है तुम जाओ, हम बात करते हैं। उन्होंने तत्काल अर्दली भेज करके एसपी को बुलाया। एसपी के साथ वो आए सिटी कोतवाली, क्योंकि सिटी कोतवाली शहर में है। वहाँ से उनने फ़ोन पर उनसे बात की। उसके बाद तब तक वायरलेस भी आ गया था। उसके बाद वो लोग गए जेल, उसकी फांसी रुकी। ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि उन दिनों पत्रकार पर इतना विश्वास होता था जितना विश्वास किसी बड़े सी बड़ी व्यवस्था पर होता है कि जिला सत्र न्यायाधीश को कहा जाए कि तुम फांसी रुकवा दो, कलेक्टर को कहा जाए फांसी रुकवा दो, एसपी को कहा जाए फांसी रुकवा दो। उतना विश्वास एक अदने रिपोर्टर पर कांग्रेस की सरकार के विधि सचिव का था कि ये व्यक्ति कम से कम ठीक है, ये फांसी रुकवाने में हमारी मदद कर देगा। और वो फांसी उस दिन रुक गई। वो व्यक्ति अभी जीवित है। मैं जब बीच में जबलपुर गया था तो वो आके दंडवत लौट गया कि आपके कारण मैंने दुनिया देखी है। दूसरा, पत्रकारिता में ही भारत पाक युद्ध हुआ। जबलपुर चूंकि फौजी छावनी है, वार विडोज जो युद्ध में महिलाएं विधवा हुई थी, उनका मैंने एक कार्यक्रम करवाया। मैंने शहर से अपील की कि इन बच्चियों को, जिनमें 22 साल की मिर्जा मसूद साहब 18 साल की बच्ची भी थी उसमें, जब वो मंच पर आई है तो कोहराम मच गया, लोग रोने लगे फूट फूट कर। क्षमा करें मैं जरा जज्बाती हो गया। तो हुआ ये कि उसका करीब करीब उस समय उन लोगों को, जिनकी संख्या करीब करीब 70 थी,
3000 से अधिक चीजें भेंट में आई। उनको ले जाने के लिए दूसरे दिन ब्रिगेडियर टुगनाइक को और मेजर जनरल पड्डा को 2 ट्रक भेजने पड़े। इतना सामान आ गया था उस अपील पर। और वो एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था जिसने मुझे, मैं उस समय पत्रकार संघ का महासचिव भी था, उसके बैनर के तहत हुआ था, और मुझे अमेरिका जाने का ऑफर आ गया अमेरिकन सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से। तो मैंने लिखा कि मैं उस देश के साथ नहीं, उस देश की यात्रा नहीं करना चाहता जिस देश ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है और भारत के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की धमकी दी है। मैंने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। जिस समय लोग मेरे पहले माननीय मायाराम जी अमेरिका हो आए थे, गोविंदलाल जी वोरा हो आए थे, हमारे वाजपेयी जी अमेरिका यात्रा हो आए थे, ऐसे लोगों के मेरे मन में भी आकर्षण था कि मैं छोटी उम्र का आदमी अमेरिका हुआ हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ राष्ट्रीयता का भाव कहिए, देशभक्ति का भाव कहिए, इतना कूट कूट के भर गया था कि मुझे लगे कि अमेरिकन हमारे शत्रु नंबर 1 हैं। और मिर्जा भाई, आप मसूद साहब आप अन्यथा न ले, पता नहीं क्यों अमेरिका के प्रति मेरा भाव आज भी करीब करीब उसी तरह का है कि वो देश भारत का मित्र नहीं है। वो भारत के लिए व्यापारी हो सकता है, वो भारत के लिए एक शोषक देश हो सकता है, कम से कम शुभचिंतक तो नहीं है। ये भाव आज भी मेरे मन में है। बल्कि मैं रूस को कुछ ज़्यादा नज़दीक मानता हूँ जहाँ तक मैत्री भाव का सवाल है। हालांकि रूस ने भी जब गेहूँ दिया तो भारत का रुपया बहुत सस्ते में लिया और अपने रूबल को बड़ा महंगा वापस किया। हमको लूटा सभी ने, क्योंकि बाजार में हम खड़े थे लूटने के लिए। भारतीय राजनीति का वो दृश्य देखा। उसके बाद जब मैं पत्रकारिता के कांग्रेस के दौर को मैंने देखा नज़दीक से। देखिए, मैंने कांग्रेस का इंदौर अधिवेशन 1956 में अटेंड किया था, जब मैं मुश्किल से 18 साल का था। और नेहरू जी, और उसी दिन रविशंकर शुक्ल का देहांत हुआ था। मैं जब यहाँ आया रायपुर, तो श्यामाचरण जी शुक्ल के चूंकि मुख्यमंत्री तो गया था मेरे रिपोर्टिंग से, उन्होंने हंसते हुए कहा, यहाँ भी आ गए आप। 1972 में मैं यहाँ अनचाहा संपादक होकर आया था। यहाँ के कोई व्यक्ति मुझे चाहते नहीं थे कि मैं संपादक होकर के आऊँ। युग धर्म के आखिरी क्षणों तक कहीं ना कहीं मेरे मन में ये दर्द रहा कि मैं उन लोगों के द्वारा मनसा वाचा करना नहीं स्वीकारा गया जिनके लिए मैं आया था संपादक बनकर। एक ही बात का संतोष है कि मेरा पत्रकार मुझ में जीवित रहा। रायपुर में भी रिपोर्टिंग में कुछ पत्रकार मित्रों को मैंने उस ऊंचाई को प्राप्त करते देखा जो मेरे साथ काम करते रहे, जो या तो आज समाचार पत्रों के गौरव हैं या कल तक थे। लगभग सारे समाचार पत्रों में मेरे साथ काम करने वाले मेरे मित्र पत्रकार को मैं देखता हूँ। मैंने अपनी जीवनी में लिखा है कि उन हीरों को मैं समेट कर इसलिए नहीं रख सका कि मेरे पास उनको रखने की हिम्मत नहीं थी और न मेरे पास उतने साधन थे। रायपुर की पत्रकारिता या देश की पत्रकारिता में जो उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, उससे मेरी धारणा ये बनी है कि पत्रकारिता को स्खलित होने से, जिसमें मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तत्काल न रोका गया तो यह स्खलन देश के टुकड़े करवाने के लिए पर्याप्त है। कल जब एक शहीद शर्मा की अंत्येष्टि यात्रा निकल रही थी और मीडिया उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसमें वो 1 मिनट तो दिखाता था अंतिम यात्रा को और 2-2.5 मिनट वो नंगे नाच दिखाता था। देखिए, दोनों की अनामली देखिए, आप विसंगतियां देखिए कि उसको रेटिंग बढ़ाना है, उसको विज्ञापन के पैसे लेना है, इसलिए वो शहीद की अंत्येष्टि को भी भुना रहा था। मीडिया का ये जो चरित्र गिरा है, आज भी व्यवस्थाओं पर जो चिंता हमें करनी चाहिए, हम उन पर चिंतित न होकर पन्ने के पन्ने अखबारों के 16 पेज 18 पेज के अखबारों में पन्ने के पन्ने हम उन बातों से भरे रखते हैं जिनका सामाजिक सरोकार विपथगामी है, जो क्रिएटिव नहीं है, जो रचनात्मक नहीं है, ध्वंसात्मक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है, हम उसके छोटे भाई हो गए हैं जो प्रिंट मीडिया में। और ये दौर यदि नहीं रुका
तो जिस आज़ादी को लाने में मीडिया ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस आज़ादी की तबाही का एक कारण मीडिया भी बनेगा, और तब समय लिखेगा इनका भी अपराध। स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन करते हुए जो आपके अनुभव हैं, जो संस्मरण हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे? देखिए, साहित्य से मेरा लगाव बहुत पुराना रहा। मैंने डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, सेठ गोविंददास जी के साथ तो मैं लगा ही रहता था, उनकी संस्था में मैं सचिव था। सेठ गोविंददास जी हिंदी के एकमात्र ऐसे साधक थे जिस समय नेहरू जी से सीधे टकराहट ली थी उनने हिंदी के मामले को लेकर। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंददास, दो ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी के मामले में नेहरू जी से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। उसके बाद जो दौर चला उसमें डॉक्टर लोहिया आए, जिनने कहा कि हिंदी इस देश की आवश्यकता है। इसके पहले गांधी जी कह चुके थे। जिस समय नेहरू जी से सीधे टकराहट ली थी उनने हिंदी के मामले को लेकर। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंददास, दो ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी के मामले में नेहरू जी से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। उसके बाद जो दौर चला उसमें डॉक्टर लोहिया आए, जिनने कहा कि हिंदी इस देश की आवश्यकता है। इसके पहले गांधी जी कह चुके थे, और ये सारे लोग संपादक रहे। देखिए, गांधी स्वयं पत्रकार थे, संपादक रहे, हरिजन निकालते थे। वियोगी हरि संपादक रहे, माखनलाल चतुर्वेदी संपादक रहे। ये हमारे उस दौर के करीब करीब सारे संपादक, कालका प्रसाद दीक्षित को ले लें हम, पांडे बेचन शर्मा उग्र को ले लें हम, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन को ले लें हम तुषार कांति बोस को ले लें। ये सब सारे नाम हैं जिनने अखबार के माध्यम से देश की हर ज्वलंत समस्या को उठाकर उसका हल चाहा। यदि कहीं सामाजिक विसंगतियां उभरी हैं, हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है, अल्पसंख्यकों के साथ कोई ज्यादती हुई है, बहुसंख्यक समाज ने बहुसंख्या के आधार पर कोई एक कटुतापूर्ण माहौल को हवा दी है, इन सब चीज़ों पे बड़े बेबाकी से लिखा जाता था। और ये श्रेय इस देश की पत्रकारिता को है कि जो भी मूल्य आज बचे हैं पत्रकारिता के थोड़े बहुत, उसमें उन सारे पत्रकारों का जो जीवन का बहुत बड़ा समय जिनने पत्रकारिता को दिया है, उसका अंश अभी विद्यमान। साहित्यकार होने पर ही पत्रकारिता में प्रवेश मिलता था। जिसको साहित्य का बोध नहीं है उसको, जैसे मेरे इंटरव्यू के समय मुझसे पूछा गया कि प्रेमचंद को पढ़ा है, मुझसे पूछा गया महादेवी वर्मा को पढ़ा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 पंक्तियां सुनाओ। इस तरह मुझे प्रवेश मिला। फिर एक तात्कालिक वो भी होती थी कि इसका संदर्भ को देखने का तत्काल प्रत्युत्पन्न मति इसकी कैसी है। मुझसे कहा गया पनागर से फलाने सज्जन को ले आओ। तो दोनों तरह के इंटरव्यू में पास होने के बाद मुझे पत्रकारिता में प्रवेश मिला था। भाषा ठीक है कि नहीं, हिंदी ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। आज हिंदी के साथ तो अत्याचार क्या बलात्कार हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग मुझे ग्रस्त परिवारों के लिए नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा पूछेगा तो उसका उत्तर देना कठिन जाता है। पर हिंदी में अंग्रेजी शब्द, आज ही मैं देखा प्रेगनेंसी की छुट्टी मिलेगी। अब ये उसके लिए जचकी वाली महिला को छुट्टी मिलेगी, प्रसूति अवकाश मिलेगा, डिलीवरी के समय छुट्टी मिल जाएगी। कई प्रकार के शब्द जो अंग्रेजी के हैं जो सामान्य प्रचलित में आ चुके हैं। डिलीवरी के लिए जरूरी है प्रेगनेंसी शब्द डाला जाए। अब ये ऐसे दुरूह शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर अंग्रेजी के, जिसका अर्थ उनका संपादकीय मंडल का शायद आधा स्टाफ न जानता हो, उस अर्थ का भाव, अंतर्निहित भाव, वो उन शब्दों का प्रयोग आजकल पत्रकारिता में कर रहे हैं, केवल इसलिए कि मालिक ने एक बार धोखे से कह दिया कि अंग्रेजी के चालू शब्दों का प्रयोग आप लोग क्या करिए, हिंदी के शब्दों का प्रयोग बंद करिए बहुत ज़्यादा। मैं भी उस पक्ष में हूँ कि मेडिकल में डॉक्टर को डॉक्टर कहा जाए, मेडिसिन के डॉक्टर को मेडिसिन का डॉक्टर कहा जाए, उसको भेषजी ना कहा जाए। उन शब्दों से मैं बचना चाहता हूं जो भाषा के लोगों के समझ में ना आए। पत्रकारिता में रहा हूं, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं
कि पत्रकारिता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। पत्रकारिता भाषा उस भाषा में होनी चाहिए जिसको पान का ठेले वाला भी समझ सके, जिसको खोंचे वाला भी समझ सके, जिसको काम वाली बाई को यदि पढ़ के सुनाया जाए टेरिस से कूद पड़ी, इसके बजाय अस्पताल की छत से कूद पड़ी। हमारी यहाँ कपड़े धोने वाली एक बच्ची का उल्लेख आया है आज के अखबार में। तो उन शब्दों से बचा जाना चाहिए। पर स्टेशन को स्टेशन कहो, अग्निरथ विश्राम धाम मत कहो, बटन को बटन कहो, अस्त व्यस्त वस्त्र व्यवस्थापिका क्षुद्र घंटिका मत बोलो मजाक में। ये रघुवीर हिंदी का मजाक भी उड़ाया गया एक बार रघुवीरी हिंदी बताते हुए। हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम चालू भाषा के पक्ष में। पर साहित्य का जहां तक सवाल है, देखिए समाचार पत्र यदि द्रुत गति से लिखा गया साहित्य है तो साहित्य है। साहित्य में द्रुत गति नहीं होती। साहित्य विचार मूल्य शब्दों का, प्राणवान शब्दों का, जीवनदानी शब्दों का समुच्चय है। साहित्य अमृत कलश है। ये जीवन का पोषण आहार है। पत्रकारिता वो जीवन की आयु है। साहित्य दोनों में एक बुनियादी फर्क है। ये चलता हुआ भाषा को स्वीकार करेगा। साहित्य यदि है तो वो आपकी अंतरात्मा की जो भाषा है, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, जो आपकी अंतर्मन की भाषा है, जो आपका मन करता है कि कठिन नहीं करना है, कठिन मत करिए, सरल लिखना है सरल लिखिए, कठिन लिखना है कठिन लिखिए, जो आपकी अंतर्मन की भाषा है, जो समाज ग्राह्य कर सकता है, जो समाज स्वीकार कर सकता है, उसको लिखिए आप। बख्शी सजन पीठ में जब मैं गया तो मेरे मन में दो बातें थी कि मैंने करीब करीब 35 साल लिखा है, शब्दों की रोटी खाई है, मेरे बच्चों के खून में शब्दों का हिंदी का संस्कार है। मैं कुछ अब ऐसा काम करूं जिससे हिंदी में जो लेखन की शून्यता आ रही है और पढ़ने की जो शून्यता आ रही है वो किसी तरह शुरू हो। तो मैंने क्या किया कि एक तो राष्ट्रीय स्तर के लेखकों को छत्तीसगढ़ के लेखकों के साथ जोड़ दिया। ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराए जो दिल्ली बंबई के साहित्यकार रायपुर आए और रायपुर के सारे साहित्यकार उनसे रूबरू हो जाएं। दिल्ली बंबई के पत्रकार आए और रायपुर के पत्रकार उनसे रूबरू हो जाएं। 2-2 दिन के कार्यक्रम मैंने यहाँ करवाए। निश्चित रूप से संस्कृति विभाग ने मुझे सहयोग किया और सरकार के सहयोग के बिना ऐसे कार्यक्रम हो भी नहीं सकते। मेरे अकेले के बूते का तो संभव नहीं है, नौकरी पेशा हूँ मैं। बख्शी सजन पीठ का जब मैं अध्यक्ष बनाया गया तो इसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी। मैं खैरागढ़ में एक भास्कर के किसी काम से गया था मुकदमे के सिलसिले में। वहाँ मुझे खबर आई कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने बख्शी जी का विद्यार्थी रहा हूँ पढ़ने के मामले में। उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं पर उनकी कहानियाँ रचनाएं मैं पढ़ता रहा हूँ। और वो जबलपुर नर्मदा प्रसाद जी खड़े के यहाँ जब आया करते थे तो मैं उनके दर्शन करने एक बार गया था और उनके एक अभिन्न मित्र रामानुजलाल जी श्रीवास्तव, ऊंट बिलहरवी, वो वहाँ रहा करते थे। तो उनको पीने की आदत थी, बख्शी जी पीते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, ये मस्त चला इस बस्ती से थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, मैंने तो थोड़ी पी है, तुम भी थोड़ी सी पी लो। तो बख्शी जी तैयार नहीं है, वो भी मजाकिया थे, मगर बख्शी जी बड़े गूढ़ गंभीर थे। और ऊंट बेलहरवी जो थे वो बड़े 7 फुट की हाइट, उनके सामने बख्शी जी छोटे थे। पर मेरी श्रद्धा बख्शी जी के प्रति थी, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और वहां रहते रहते मैंने 3 पुस्तकें तो छत्तीसगढ़ के लेखकों के माध्यम से तैयार करवाई। उनमें सबसे पहले पुस्तक त्रिवेणी, इसका मैंने नाम भी राजनांदगांव में एक बने भवन का रखवाया। उसका नाम त्रिवेणी भवन है। वहां 3 मूर्तियां लगी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद जी मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उस स्थल का नाम ही त्रिवेणी हो गया। अब उस त्रिवेणी को साहित्य तीर्थ के रूप में देश जानता है। वो एक साहित्य तीर्थ बन चुका है। वहाँ रमन जी ने और ब्रजमोहन जी ने एक सुविधा दे दी है कि साहित्यकार वहाँ आएँ, 10 दिन रुके, 15 दिन रुके, अपना लेखन कार्य करें, उनको वहाँ पूरी सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। वहाँ एक बड़ा अच्छा सभागार बनाया गया है जहाँ प्रतिवर्ष साहित्य कार्यक्रम होंगे। ये एक पुस्तक त्रिवेणी करके लिखी गई जिसमें अपने अंचल के लगभग सभी साहित्यकारों का के लेखन का वहाँ पर
प्रस्तुतिकरण हुआ। और इसमें सबसे मज़ेदार बात ये रही कि देश के बड़े चोटी चोटी के लोग इसमें कार्यक्रमों में आए और उनका आशीर्वाद मिला कार्यक्रम में। फिर इसमें जो लेख आए वो भी हिंदी साहित्य और राजभाषा, हिंदी साहित्य में वैज्ञानिकता और तकनीकी दृष्टिकोण, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, संस्कृति और लोक व्यवहार, संस्कृति, नीति और जनभावना, छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, छत्तीसगढ़ के वैभव पुरुष, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बात छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं और उसके संवर्धन की, आदि इतने सारे लेख, इतने समावेश और इतने विद्वान लेखकों के लेख। इसमें कुछ पुराने लेखकों का भी आलेख रखा गया, डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह आदर्श, ये स्वयं बख्शी जी और पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इनके ऐसे विद्वानों के इसमें आलेख रहे। उसके बाद दूसरा एक पुस्तक मैंने निकलवाई, हमारे मास्टर जी। ये बख्शी जी के जीवन पर एक पूरा अलग अलग लोगों के द्वारा जो कुछ कहा जा सकता है। बख्शी जी के सब क्या था कि जब मैं अध्यक्ष बना तब मुझे किसी ने कह दिया कि कहाँ आपको बना दिया, कितने लोग जानते हैं बख्शी जी। यहाँ तक कि राज्य के गवर्नर तक ने मुझसे कहा कि बख्शी जी को कितने लोग जानते हैं। मैंने बीड़ा उठाया कि मैं बख्शी जी को इतना प्रचार दिलवा दूंगा कि आने वाले कई दशकों तक लोग बख्शी सजन पीठ को याद रखेंगे। ये पुस्तक भी मैंने निकलवाई। उसके बाद एक भाव ये पैदा हुआ कि यदि हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, यहाँ के अन्न जल से पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, तो हमने इस धरती के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में आया विकास के सपने सन 2020 में छत्तीसगढ़, ये कैसा होगा। इसमें भी मैंने अंचल के साहित्यकारों का, अलग अलग विधाओं के अलग अलग विद्वानों के आलेख मैंने बुलवाए। और इस आलेख में एक विशेषता ये रखी कि लोग इस बात पर जोर दें कि वो साहित्य, कृषि, विकास के सपने, बख्शी जी क्या सपना देखते थे छत्तीसगढ़ का, फिर कृषि में छत्तीसगढ़ कैसा हो, विकास कैसा हो, आर्थिक क्षेत्र कैसा हो, पशुपालन कैसा हो, विद्युत उपलब्धियां कैसी हों, शैक्षणिक उपलब्धियां कैसी हों, संस्कृति कैसी हो, भाषाई स्वरूप कैसा हो, ये सारा मैंने इसमें निकलवाया। और ये एक डॉक्यूमेंटेशन ऐसा हुआ है जो राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में बटा है कि छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए। ये प्रयास भी मैंने किए। मन में आया कि भाई यदि मैं सृजन पीठ का आशय मुझे बताया गया था कि आपको वहाँ रह करके कुछ लिखना है खुद के लिए, खुद का लिखना पढ़ना करना है। तो खुद का लिखना पढ़ना करने के लिए मैंने अपनी ओर से अपनी 3 पुस्तकें जो मेरी अपनी थी, यहाँ मैं और मेरी पत्रकारिता तो मैंने पहले निकाली थी, उसके बाद मैंने निकाली आज़ादी की आधी सदी, और उसके बाद निकाला मैंने अंतस्मत। ये 3 साल की 3 पुस्तकें क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए और 3 पुस्तकें मेरे अपने लेखन की, ये मैंने प्रकाशित की। अब मेरा एक उपन्यास आ रहा है और मेरा एक काव्य संग्रह आ रहा है, इसकी ओर लगा हुआ है। मेरी अपनी धारणा ये है कि 1000% यदि मैं पत्रकारिता में नहीं रहा होता तो केवल साहित्यकार ही रहा होता, क्योंकि मेरे मन का जो साहित्य है वो कभी न कभी मुझे कई बार कहता है कि तुम साहित्य से भटके हुए राही हो। साहित्य तुम्हारी मूल पूंजी थी, तुम कहीं पत्रकारिता की सकरी गलियों में भटक गए। और पत्रकारिता की सकरी गलियाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने इसको 35 साल अनुभव किया है, खासकर छत्तीसगढ़ में। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। यहाँ कुछ ऐसा चलता है कि अब बख्शी जी के बारे में मैं कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। यदि आप छत्तीसगढ़ को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ कैसा है, क्या है, छत्तीसगढ़ में कैसा स्वरूप होना चाहिए, या केवल बख्शी जी नहीं, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बख्शी जी, द्वारका प्रसाद विप्र, यदि छत्तीसगढ़ को जानना है तो यहाँ की लोक कलाओं को और यहाँ के साहित्यकारों को मनसा वाचा कर्मणा जानना चाहिए।
जो स्थान लोचन प्रसाद जी पांडे, मुकुटधर पांडे, बख्शी जी और द्वारका अपने बलदेव प्रसाद जी मिश्र और मुक्तिबोध जी, इन लोगों के अवदान से सिंचित पुष्पित पल्लवित हुआ है साहित्य का। ऐसी लोक कलाओं की घर घर बहने वाली गाथाएं, यहाँ के नाते रिश्ते, यहाँ का खान पान, आज भी गांव में मेरा एक दूसरा जीवन है। मैं जैसे आपसे बताया कि मैं बुनियादी तौर पे किसान रहा हूँ, मैं खेती किसानी के लिए समर्पित रहता हूँ। मैं जब गांव जाता हूँ तो मैं काम करता हूँ और साथ साथ उस जीवन के साथ जुड़ जाता हूँ जो मेरे गांव का जीवन है। किसी भी काम करने वाले छोटे बड़े मजदूर से आप बात करिए, वो भाई करके संबोधन करेगा। भाई झन कर, भाई आ तो, भाई देख तो, भाई उठा ले, दाई काका थस, माँ को दाई कहेगा। किसी दूसरी महिला को दीदी करके संबोधित करेगा, दीदी जात हो, दीदी आत हो। ये जो नाते रिश्ते हैं, मेरा ऐसा सोचना है कि शायद सीता के वनगमन के समय से लेकर आज तक भांचा जो शब्द है वो रामचंद्र जी के वनगमन के समय से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में इसलिए पूजनीय है कि भगवान राम की अयोध्या से वनगमन की यात्रा छत्तीसगढ़ होते हुई हुई है। भांचा शब्द, मेरा ऐसा ख्याल है, गांव तो गांव, तालाबों तक के नाम, नादे नालों तक के नाम मामा भाषा नाले हैं। ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि का प्रताप है। इतने पावन रिश्ते, इतने सहज सरल रिश्ते दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेंगे जितने पावन रिश्ते, जितने मधुर रिश्ते आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। मैं अभिभूत हो जाता हूँ क्योंकि मेरा जो जिला है बालाघाट, यह मूलतः छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारा खान पान, हमारी बोली, हमारे नाते रिश्ते, हम लोग किसी समय अमली पदर से माइग्रेट हुए हैं बालाघाट। मूलतः हम लोग आए थे उत्तर प्रदेश से घूमते घामते बांदा और ये अमरकंटक होते हुए नीचे उतरे। नीचे उतर करके कहीं कुछ लोग पूरी तरफ चले गए, कुछ लोग छत्तीसगढ़ में आ गए। हम लोग अमली पदर में रहे, अमली पदर से रामटेक चले गए, वहाँ से नगरधन चले गए, नगरधन से हम लोग बालाघाट आए। तो अमली पदर में आज भी हमारे रिश्तेदार हैं। मूलतः हम लोग छत्तीसगढ़ी जीवन से जुड़े लोग हैं। व्यथा कब होती है? जब यहाँ पर जात पात का बखेड़ा पॉलिटिशियंस खड़ा करते हैं, जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा खड़ा करते हैं, जब यहाँ वोट बैंक के लिए शोषकों को सामने लाया जाता है, जब यहाँ अवसर के खिलाड़ी एक दिन दारू पिलाकर या पैसा बांटकर चुनाव जीत जाते हैं और फिर यहाँ के आम नागरिक को भूल जाते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि 60 साल बाद यह पिछड़ा राज्य कहलाते हुए एक अलग राज्य बनता। कोई कारण नहीं था कि 6 साल बनने के बाद, राज्य के 6वें 7वें साल बनने के बाद भी यहाँ का राजनीतिक परिवेश जातियों में बटा दिखाई देता। मैं अपनी माँ को कितने टुकड़ों में देखूंगा? क्या मैं उसको साहू देखूंगा? क्या मैं उसको ब्राह्मण देखूंगा? क्या मैं उसको कुर्मी देखूंगा? क्या मैं उसको ठाकुर देखूंगा? क्या मैं उसको अग्रवाल देखूंगा? क्या मैं उसको माहेश्वरी देखूंगा? मेरी माँ भारत माता है, मैं उस माँ का बेटा हूँ। मैं उस जीवन को जीना चाहता हूँ जो मेरी माँ की गोद में बड़ा पढ़ा पनपा है और मैं उसी में मिलना चाहता हूँ। मेरे सामने एक ही नक्शा है, काश हम ये छोटी छोटी बातों को भूलकर भारतवासी ही दिखलाई दे, केवल भारतवासी और कुछ नहीं। चलो चले उस पार साथी, चलो चले उस पार साथी, जहां सूरज उगता है, जहां धरती जागती है, जहां कलरव है निनादित और लय के है समुंदर। लहरों की पतवार लेकर चलो चले उस पार साथी। अग्निपथ हो या हो हिमनद, या वनों में हो अंधेरा, हो मरु की अमिट छाया, राह हो या न भले हो, तब अतुल सामर्थ्य से ही चलो चले उस पार साथी, चलो चले उस पार साथी। पंडित बबन प्रसाद मिश्र जी, आपने अपने जीवन के बारे में, अपने आदर्शों के बारे में, अपनी पत्रकारिता के बारे में इतनी जो बातें की ने संस्मरण सुनाए, इस भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।